अब हम डिस्कस करेंगे उन स्ट्रगल्स के बारे में जो श्रीलंकन तमिल्स ने करे थे। सबसे पहले उन्होंने लॉन्च करी पार्टीज और कई मूवमेंट्स चलाई जिससे कि उनकी तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके। उन्होंने डिमांड करी रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि एक क्षेत्र पर अधिकार उनका ही रहे अपनी, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, यानी कि जैसे कि सिनाला लोगों ने कर दिया था कि जॉब में प्रेफरेंस करने लगे थे यूनिवर्सिटी की जॉब्स में या और गवर्नमेंट जॉब्स में, तो इन्होंने एक डिमांड करी कि ये जो इक्वलिटी है अपॉर्चुनिटीज की वो सिक्योर करी जाए सभी को यहाँ पर भी इक्वली, चाहे उनकी एजुकेशन के लिए हो चाहे वो जॉब्स के लिए हो। लेकिन उनकी डिमांड को डिनाई कर दिया गया। 1980 में कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनमें से एक था LTTE, लिट्टे के नाम से जाना जाता था, ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम मीन्स होता है एक राज्य। ये फॉर्म हो गए थे, ऐसे कई छोटे छोटे ग्रुप थे, ये सबसे मेन ग्रुप में था और ये डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट एलम की नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यानी कि एक अलग से राज्य की एक हिस्सा चाह रहे थे कि उनका अलग से दे दिया जाए वो हिस्सा जिसमें वहां पर उनकी अपनी ऑटोनॉमी जो है स्टैब्लिश हो जाए, रीजनल ऑटोनॉमी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे ये विरोध बढ़ता जा रहा था, स्ट्रगल बढ़ता जा रहा था, देश जो था सिविल वॉर की ओर चला गया। सिविल वॉर मीन्स पूरे देश में राइट्स छिड़ गए। उसके रिजल्ट्स क्या रहे इन स्ट्रगल के, तो रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल्स एज आई टोल्ड यू इट टर्न टू अ सिविल वॉर। इससे एक सिविल वॉर यानी कि दंगे छिड़ गए थे, पूरे देश भर में राइट्स हो गए थे। रिजल्टेड थाउजेंड ऑफ पीपल डेथ फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज, यानी कि हजारों लोग दोनों कम्युनिटीज में मारे गए, चाहे वो सिनाला हो चाहे वो तमिल हो। इट ऑल्सो कॉज द टेरेबल सेटबैक टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इससे सबसे ज्यादा असर देश पर भी पड़ रहा था, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो चाहे कल्चरल हो या इकोनॉमिक, जो भी पीछे आ रहा था देश हर तरीके से नुकसान में। कईयों ने अपने जो रोजगार था वो खो दिया और कईयों को देश छोड़कर बाहर शरणार्थी की तरह जाना भी पड़ा। तो इसके ये कुछ परिणाम रहे जो दुष्परिणाम माने जाते हैं स्ट्रगल के। तो यहाँ पर अब बात उठता है कि क्या जहां पर एक जगह पावर डिवाइड करके बेल्जियम में इशू को सॉर्ट कर दिया गया था, इस स्थिति को आने से बचा लिया गया था, श्रीलंका में ऐसा नहीं करा गया और जिसके दुष्परिणाम या जिसके रिजल्ट जो थे वो सबके सामने आए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पावर शेयर करना जो है बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल यानी कि इसकी नीड क्यों है। तो पहला आता है प्रूडेंशियल, यानी कि ये सही है, एक तरीके से विवेकपूर्ण होती है, इसीलिए विवेकपूर्ण माने अच्छे होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे कि इट रिफ्लेक्ट दैट पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि पावर शेयरिंग अच्छी है और होती भी है कुछ हद तक, जिससे कि रिड्यूस हो जाती है पॉसिबिलिटी जो कॉन्फ्लिक्ट की होती है, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं अक्सर उससे वायलेंस हो जाता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि जो हमारी राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही भी नहीं होता। पावर शेयरिंग अच्छी होती है कि इंश्योर करती है स्टेबिलिटी को, क्योंकि सबकी बात सुनी जाती है, पावर शेयर करी जाती है। लेकिन अब होता क्या है, अगर हम इम्पोज कर दें विल मेजोरिटी की हर बार अगेन एंड अगेन लॉन्ग टर्म में, तो माइनॉरिटी के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है दैट दे हैव नो वैल्यू। सपोज करिए एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स की, जिसमें कि आपके 30 बॉयज और 10 जो हैं गर्ल्स हैं। अब इसमें अगर कभी आउटडोर गेम के लिए खेलने के लिए कहा जाता है तो ऑब्वियसली बात है बॉयज जो है प्रेफरेंस देंगे। जब भी कोई गेम पीरियड होगा, टीचर कुछ गेम की बात करेंगी तो ऑब्वियसली बात है बॉयज अपना गेम खेलने की सोचेंगे, जो भी गेम होगा आउटडोर, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, तो उनकी हमेशा मेजोरिटी रहेगी। अगर उसमें से आधे भी वोट दे देते हैं तो भी मेजोरिटी में रहेंगे। लेकिन गर्ल्स अगर फुल वोट दे दें अपने 10 के 10 अगर इंडोर किसी गेम के लिए, तो भी वो माइनॉरिटी में ही रहेंगी। अब ऐसा एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, बार बार अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो माइनॉरिटी वाले होते हैं उन्हें लगता है कि उनका कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू ही नहीं हो रही वोट की। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में जो होता है मेजोरिटी जो होती है कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे श्रीलंका में हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म हो गया, वहां हर बार मेजोरिटी अपनी बात को एक्सेप्ट करवा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, तो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होती। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी होती है सभी के बीच में, जिससे कि दिक्कतें ना आए। दूसरा मोरल, मोरल माने आपका नैतिक। इट एम्फेसाइज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ये बताता है कि पावर शेयरिंग का जो काम होता है काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है यानी आत्मा जो है वो बनी रहती है, जो एक्चुअल मीन है वो बना रहता है। पीपल हैव द राइट, लोगों के पास राइट होता है कि उनसे कंसल्ट करा ही जाए कि किस तरह से उन्हें गवर्न करा जाएगा या उनको रूल करा जाएगा और किसके द्वारा।
एक लेजिटिमेट यानी कि एक लीगल गवर्नमेंट वही, सही गवर्नमेंट वही मानी जाएगी जहां पर सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन हर सिस्टम में होगा, यानी सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ना कि सिर्फ एक पार्ट होंगे उसका, बल्कि उनका वैल्यू भी होगी उनकी पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये दो जो है डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन है जो बताते हैं कि दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन ईच एंड एवरी कंट्री। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है। तो बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। इसमें आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। कोई भी ऑर्गन जो होता है उसको अनलिमिटेड पावर नहीं मिली होती, और हर ऑर्गन जो होता है एक दूसरे को चेक कर सकता है, यानी कि जज जो है अपॉइंट करे जाते हैं भले ही वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन वो उनके काम को चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के काम को, और उन्हें लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या जो भी लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव के वर्क को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें पावर जो होती है अलग अलग टीयर्स या लेवल में, जैसे पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आप अगर और डिवाइडेड होता है कहीं कहीं म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में भी। इसमें पावर जो होती है शेयर होती है गवर्नमेंट में अलग अलग रीजनल लेवल्स में, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और आपका लोकल लेवल में। इसमें ये आपने देखा कि बेल्जियम में इस तरीके की फॉर्म हो रही थी गवर्नमेंट, और श्रीलंका में नहीं थी। इसके अलावा यही प्रिंसिपल जो होता है जैसे मैंने बताया म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में भी लागू हो जाता है कि लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाती है और पावर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है so that they perform well. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक कम्युनिटी या लैंग्वेज बेस से चुने जाते हैं, और वही चाहे वो व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रह रहा हो, उस व्यक्ति के कल्चर, एजुकेशन से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो वही गवर्नमेंट सॉल्व करती है या वही कैंडिडेट सॉल्व करता है। इसके बाद आता है कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट तब होता है जब कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती। कंडीशन में 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है आपसी सहमति से सरकार चलाने के लिए, और उसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है।